दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय हमारे साथ ई एजेंडा सीएम स्पेशल में लाइव मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं रोहित हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी थैंक यू अंकित आपसे कुछ देर सवाल जवाब करेंगे। हम बहुत शुक्रिया आज इस कोरोना के दौर में, शुक्रिया उस लड़ाई में जिसमें सबसे पहले आपने झंडा बुलंद कर लिया था। दिल्ली सबसे पहले बहुत सारे मेजर्स लेने वाले राज्यों में था, लेकिन आज जिस समय हम बैठकर बात कर रहे हैं, दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अभी काफी लंबी चलने वाली है। मैं दिल्ली के पूरे आंकड़ों को परिप्रेक्ष्य में रख दूं आपके सामने और देश के सामने। दिल्ली ने सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उसका कारण है कि दिल्ली देश की राजधानी है। जिस टाइम देश में 0 केस से, बाकी देश ने 0 केस से शुरू किया था, दिल्ली ने 0 से शुरू नहीं किया था। दिल्ली ने लगभग 1700-1800 केसेस से शुरू किया था। मैं बताता हूँ कैसे। मार्च के महीने में पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ कोरोना फैल रहा था, इटली में, चाइना में, इधर उधर जहाँ जहाँ, वहाँ से भारत के लोग वापस भारत लौटना चाहते थे। केंद्र सरकार ने सिंपैथेटिक ग्राउंड पे अपने देश के लोग लौटना चाहते थे। केंद्र सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ से भारत के लोग लौटना चाहते थे सबको भारत लेके आए। तो मार्च के महीने में बहुत सारी फ्लाइट्स आई भारत के लोगों को वापस लेके, और उनमें वो सब लोग उन देशों से आ रहे थे जहाँ कोरोना था, और कई फ्लाइट्स के अंदर काफ़ी लोग कोरोना से संक्रमित लोग आ रहे थे, लेकिन अपने देश के लोग थे। हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन सबको, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर आए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो उनको सबको क्वारंटाइन किया, उनके सबके इलाज का इंतजाम किया। और उसके बाद हमारा मरकज़ वाला इंसिडेंट हुआ, और मरकज़ की उस एरिया से लगभग 3200 लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया था 3 रातों में। तो दिल्ली ने लगभग 1100 पॉजिटिव केसेस निकले थे मरकज से, और लगभग 700-800 केसेस हुए थे फॉरेनर्स से, जो फॉरेन से, इंडियंस जो फॉरेन से आए थे। तो 1700-1800 केसेस से हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आज 3700 के करीब केसेस हैं दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोल किया गया है दिल्ली में। मतलब 1800 केसेस से आप शुरुआत करो तो 2 महीने 3 महीने के अंदर तो 20,000 25,000 केस हो गए होते। मार्च के महीने में जब बाकी देश में 0 केस थे, हमने 1700-1800 केसेस की न केवल शुरुआत की थी, 35,000 लोगों को उस टाइम होम क्वारंटाइन किया गया था। 35,000 लोग अपने घर में ठीक ठाक होम क्वारंटाइन हैं कि नहीं है, इसके ऊपर निगरानी हमारी पूरी सरकार के लोग कर रहे थे। जितने लोग एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे थे, उन एयरपोर्ट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए। और लगभग 5,000 लोगों को हमने सरकारी व्यवस्था के अंदर, होटल्स बुक किए गए थे, होटल्स टेक ओवर कर लिए गए थे, धर्मशालाएं बुक की गई थी। अगर वो वाला काम ठीक से उस टाइम नहीं किया गया होता, अगर उस वक्त हमने कंट्रोल नहीं किया होता, काम अच्छा नहीं किया होता, रोहित जी मैं बता रहा हूँ, आज हम दिल्ली के लोग 25-30 हज़ार कम से कम केसेस के ऊपर बैठे होते। तो काफ़ी मुश्किल लड़ाई दिल्ली के लोगों ने लड़ी है। आज 3700 के करीब टोटल दिल्ली में केसेस हैं। ये कम होने चाहिए, और भी कम करेंगे। और लगभग 1100 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं, और लगभग 2500 के केसेस बचे हैं, एक्टिव केसेस जो हैं। 61 लोगों की डेथ हुई है। वैसे तो एक की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें तो पूरे देश के आंकड़े देखते हुए आज दिल्ली में सबसे कम डेथ, लगभग सबसे कम डेथ दिल्ली के अंदर हो रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो ठीक होके घर जा रहे हैं। लेकिन अंकित, एक सवाल है, उससे पहले मैं एक चीज और पूछ रहा हूं। आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दोनों के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम में थे, और दोनों ने खुल के ये आरोप लगाया कि तबलीगी जमात ना होती तो आंकड़ा कुछ और होता। तबलीगी जमात की वजह से ही आज ये हालात हो गए। आपको भी ऐसा ही लगता क्या? पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना किसने फैलाया? अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर फॉरेन से लोग ना आए होते तो कोरोना ना होता। कोरोना तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ,
कोरोना तो बाहर से ही आया। तो अगर मैं कहूँ फॉरेन से लोग नहीं आए, फॉरेन से जो लोग आए वो भी तो अपने ही देश के लोग थे ना। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन किसी भी एक कारण को ये देना, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अरविंद जी, आगे बढ़ें और अब आगे, क्योंकि अब सरकार ने नई गाइडलाइन भी निकाल दी है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ चुका है लॉकडाउन। उससे पहले मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे बस पूछना चाहूंगा कि आपने बताया जो मरकज वाली इवेंट जो इंसिडेंट था, उसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कोताही बरती गई सरकार और पुलिस की ओर से? जो मौलाना साद हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया था एसडीएम को पहले कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था? मुझे ये लगता है क्योंकि लगभग 10-12 दिन तक वो वहाँ पे सब लोग साथ थे और लोकल प्रशासन को और लोकल पुलिस को अगर उसके बारे में पता था कि इतने लोग साथ रह रहे हैं, तो शायद उनको इतने दिनों तक इंतज़ार करने की बजाय, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा कि कुछ लोग कोरोना के मरीज़ होंगे जो वहाँ पे आए, और वो चूँकि सब लोग एक साथ रह रहे थे, उन कुछ संक्रमित लोगों की वजह से सब लोग संक्रमित होते गए। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां मौजूद थे तो लोकल प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर, क्या कारण था कि दिल्ली सरकार शुरुआत में जितने हेल्थ बुलेटिन थे उसमें तो एक अलग से मरकज के नाम से जितने लोग आए हैं उनको दिखाया जाता था कि वहां से कितने निकले हैं, उसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस का नाम बदल दिया गया, फिर उसको बताना बंद कर दिया गया। क्या कहीं ना कहीं आपको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्रेशर था इसके ऊपर लेकर? बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली सरकार भी एक ही ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कोरोना की। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 3000 लोग वहां से इवैक्यूएट किए गए थे। उन 3000 लोगों की टेस्टिंग करने में हमें समय लगा। मतलब वो था मेरे ख्याल से 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल, इन 3 दिनों की रात दिन लग के प्रशासन ने वहां से उनको निकाला था और क्वारंटाइन सेंटर में, अस्पतालों में भेजा गया था। तो एक तरह से वो केसेस तो उसी वक्त के थे, लेकिन अगले 10-15 दिन लग गए उनकी सबकी टेस्टिंग करने में। तो जब तक उनकी टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, हम एक अलग कैटेगरी के तौर पे उनको बताते जा रहे थे। जब सबके टेस्ट्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसको अलग कैटेगरी के तौर पे हमने हटा दिया, बिकॉज फिर उस कैटेगरी से फ्रेश केसेस आने बंद हो गए थे। लेकिन इस सारी परिस्थिति में अब क्या ये मामला खत्म हो गया? वहां से जुड़े जितने केसेस थे वो सब ट्रैक कर लिए गए? वो लोग दिल्ली में कम से कम जिन जिन जगहों हाँ जी, वो सब अब ट्रैक कर लिए गए हैं। वो सब ट्रैक कर लिए गए हैं जो लोग उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से एसोसिएटेड थे, और अब तो उसके अलावा बात आगे बढ़ चुकी है। लॉकडाउन 3.0 आ चुका है, जो कि 17 मई तक अब लॉकडाउन का अगला चरण रहेगा। कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें अनुमति मिल जाएगी, कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। जोन्स में बांटने का जो प्लान, जिसको आप भी शुरू से कहते रहे कि अलग अलग जोन में अलग अलग गतिविधि चलाई जा सकती है, तो 4 मई से दिल्ली के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या करने की छूट दे देंगे, क्या क्या हो पाएगा दिल्ली में? जितनी छूट केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइंस में अलाउ की है, क्योंकि दिल्ली पूरा रेड जोन में उन्होंने रखा है, वो सारी छूट हम अलाउ करेंगे। ये जोन केंद्र की सरकार बनाती है कि राज्य? काफी सारी चीजें हैं, जैसे नहीं, केंद्र सरकार आउटर लिमिट देती है। केंद्र सरकार कहती है भाई अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 14 अप्रैल को जब हम बैठे थे, जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था और सेकंड लॉकडाउन था, तब हम लोगों ने बिल्कुल विपरीत दिशा में निर्णय लिया था। हमने कहा था कि भाई केंद्र सरकार जो मर्जी अलाउ करे, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को भी कई चीजें अलाउ की थी, लेकिन हमने कहा लॉकडाउन जैसा था वैसा चलता रहेगा, हम कुछ एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करने वाले। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हम थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो
उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। ये थोड़ा सा मैं लॉकडाउन के बारे में बताना चाहता हूं। बताएं प्लीज। लॉकडाउन करने से देश से कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम सोचें कि किसी एरिया को लॉकडाउन कर दिया, अब इस एरिया के से केस 0 हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं होंगे, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कैसे होंगे? मान लीजिए हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो केसेस खत्म नहीं होने वाले। लॉकडाउन का पीरियड एक तरह से कोरोना की इंटेंसिटी को कम करता है। कि मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन 24 मार्च को लागू कर दिया। अगर वो देरी कर देते तो हमारी हालत दूसरे देशों जैसी हो जाती और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आज लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब हम तैयार हैं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इन कोरोना के केसेस को डील करने के लिए हम तैयार हैं। मैं छोटे से उदाहरण देता हूं। मार्च के लास्ट वीक में आपको याद होगा पूरे देश के अंदर अफरा तफरी होती थी, पीपी किट नहीं आ रही, टेस्टिंग किट नहीं आ रही, पीसीआर किट नहीं आ रही, रैपिड टेस्टिंग किट नहीं आ रही, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप सोच के देखो, अगर उस टाइम लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी मेडिकल तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं थी। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमने अपने कोविड के स्पेशल अस्पताल बना लिए, कोविड केयर सेंटर बना लिए, कोविड हेल्थ सेंटर्स बना लिए, कोविड टेस्ट सेंटर्स बना लिए, पीपी किट भी बहुत सारे दिल्ली के अंदर रीजनेबली हमारे पास सब सफिशिएंट पीपी किट्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं। अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी जो दिल्ली की हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तरफ कि कोरोना को फैलने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? खूब टेस्ट करो, खूब टेस्ट करो, खूब टेस्ट करो। दिल्ली में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट। जो नेशनल एवरेज है टेस्ट का, उससे 3 गुना ज्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट कर करके हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं, इस आदमी को कोरोना, इसका इलाज कराओ, इसको अपने घर में क्वारंटाइन करो, ताकि फैले ना कोरोना। टेस्ट कर करके फैलने से रोको। दूसरी स्ट्रेटेजी है लोगों को मरने से रोको। डेथ रेट को कंट्रोल करना है, किसी भी तरह से लोगों को मरने नहीं देना। वो कैसे होगा? अपनी हेल्थ सिस्टम को ठीक करके, अपने अस्पतालों को दुरुस्त करके, कोविड के स्पेशल अस्पताल खोल के। वो भी अब हमने सारी तैयारी कर ली है। तो अब अपने को कोरोना से जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है। वो आज दिल्ली तैयार है। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। एक चीज अरविंद जी, ये केंद्र का या आपकी सरकार का असली डर या असली चैलेंज क्या है? कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इसकी चिंता ज्यादा है, या दिल्ली के बॉर्डर्स खुले हुए हैं बाकी राज्यों से लोग आते हैं इसलिए चिंता ज्यादा है, या मीडिया सबसे पहले नजर यही रखता है इसलिए चिंता ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई दिल्ली के साथ अलग व्यवहार किया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली, जितने बड़े शहर हैं आज देश के, सारे कंप्लीट रेड हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन है, पूरा मुंबई रेड जोन है, पूरा बेंगलोर रेड जोन है, पूरा कैलकाटा रेड जोन है। देश के सारे बड़े बड़े शहर रेड जोन में आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि क्राइटेरिया जो शायद केंद्र सरकार ने, हमने पिछले 2-3 महीने में जब से कोरोना हुआ है, केंद्र सरकार का कंधे से कंधा मिला के हमने साथ दिया है। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि ये समय बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के एक टीम की तरह, पूरे देश को एक टीम की तरह, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें एक साथ मिलके
इसका सामना करना है, सारी गाइडलाइंस मानते हैं हम, सब कुछ मानते हैं। इस वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो अभी कल ऑर्डर आया है, इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 केस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गांव हैं, एक गांव के अंदर 40 केस आ गए, अब बाकी सारे गांव को रेड क्यों कर दिया हम लोगों ने? उनकी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उनकी तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। अगर हम जहां पे वो गांव था उस गांव को ही अगर हम सील कर देते, जैसे आज हमारी एक बिल्डिंग में कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं, उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं ना, उस बेसिस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने का मुझे लगता है कि वो निर्णय थोड़ा सही नहीं है, जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है। तो अगर पूरे देश में कंटेनमेंट जोन्स के बेसिस पे अगर एक्टिविटी रोकी जाए, उसको और सख्त कर दो। कंटेनमेंट जोन आज कहते हैं कि 3 केस होने पे कंटेनमेंट जोन है, मैं कहता हूं 1 केस होने पे कंटेनमेंट जोन कर दो। 1 केस हुआ, उस गली को सील कर दो, 4 गलियों को सील कर दो, मैं सहमत हूं इससे। लेकिन पूरी डिस्ट्रिक्ट को करना या पूरी दिल्ली को या बड़े बड़े शहरों को इस तरह से करना, मुझे लगता है इससे अर्थव्यवस्था पे अब असर पड़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर हमारा बिल्कुल रेवेन्यू आना बंद हो गया है। जैसे अप्रैल के महीने में हर साल हम लोगों का 3,500 करोड़ के करीब टैक्स आता था, पिछले महीने 300 करोड़ टैक्स आया है। अब हम अगले महीने तनख्वाह कहां से देंगे? अगर टैक्स नहीं आएगा तनख्वाह कहां से देंगे? लोगों के रोजगार जा रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रोज 2 सुबह कमाते थे, दिन में कमाते थे और शाम को उनका चूल्हा जलता था। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं। मेरा अपना मानना है अगर हम इकोनॉमी खोल दें, एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं ये भी जाना बंद कर देंगे। ये अपने अपने इलाके में उनको नौकरियां मिलनी चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है ये भी अपने गांव जाना बंद कर दें। अंकित एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, साथ में ये भी मैं ऐड करके आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने खुद इकोनॉमी की बात छेड़ दी है, तो क्या केंद्र से जीएसटी का पैसा या कोई स्पेशल पैकेज जिसके बारे में बीच बीच में जिक्र हुआ लेकिन ना खुल के कभी आपने कहा ना केंद्र की सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की बात हुई, आपने उसकी मांग नहीं की क्या? अंकित भी सवाल पूछे, अंकित पूछिए। इसके साथ साथ अरविंद जी, जो आप कह रहे थे कि जैसे आप सहमत नहीं हैं जो केंद्र का क्राइटेरिया है रेड डिस्ट्रिक्ट्स का, दिल्ली के पूरे 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट रेड में हैं, आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा राज्यों को और फ्रीडम देनी चाहिए कि वो किस तरीके से इन पैरामीटर्स पे काम करें? केंद्र एक ओवरव्यू रखे, लेकिन जो राज्य हैं जो इस समय कोरोना की लड़ाई में सबसे अग्रणी हैं, उन राज्यों को खुद थोड़ी सी फ्रीडम मिल जानी चाहिए कि आप तय कर लीजिए कि आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसको। थोड़ा सा हो सकता है। देखिए, एक तो चीज, अभी तक केंद्र सरकार की जितनी गाइडलाइंस आई हैं, मोस्टली गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस आई थी, जैसे पहले उन्होंने कहा कोरोना हेल्थ सेंटर 3 किस्म के उन्होंने बनाए, कोरोना हेल्थ सेंटर, कोरोना केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स। फिर उन्होंने अब होम क्वारंटाइन माइल्ड पेशेंट्स को अलाउ किया। ये सारी उनके साथ बातचीत करके चल रहा है। हम लोगों ने आइडिया दिया था उनको, कुछ आइडियाज उन्होंने माने, कुछ दूसरों के माने, इस स्टेट का माना, उस स्टेट का माना, तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसको भी रिफाइन किया जाएगा। जो ये पूरा, जो आपको याद होगा 14 अप्रैल की जो गाइडलाइन आई थी जब लॉकडाउन 2 इंप्लीमेंट हुआ था, वो पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो कंटेनमेंट जोन्स के बेसिस पे थी, वो डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पे नहीं थी। इस बार पहली बार उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्राइटेरिया बना दिया है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जैसे मैंने कहा, एक डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव हैं, एक गांव में 40 केस आ गए, तो बाकी 49 गांव उसकी वजह से क्यों सफर करें? उस एक गांव को अगर हम सील कर देंगे तो नतीजे भी अच्छे आएंगे और बाकी 49 गांव भी उसकी वजह से सफर नहीं होंगे। उसी तरह से अगर दिल्ली में जो कुछ कंटेनमेंट जोन्स हैं उनके अंदर, मैं जैसे एक एनालिसिस कर रहा था, हमारे केवल 3 कंटेनमेंट जोन्स में 60% डेथ हैं। आप यकीन कर सकते हो, दिल्ली के केवल 3 कंटेनमेंट जोन्स में 60% डेथ हैं। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। उसकी वजह से पूरी दिल्ली को सील करने से पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और अब समय आ गया अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का। केंद्र सरकार ने बहुत शानदार काम किया 2 महीने तक, ये जो लॉकडाउन चला है अभी तक का। अब अर्थव्यवस्था को खोल के पूरे देश की, अब समय ये है कि हम ये देखें कौन कौन से स्टेट्स तैयार हैं। अब हमें ये नहीं देखना किसमें कितने केस आ गए, हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स कोरोना से डील करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपने अस्पतालों का इंतजाम कर लिया, इनके पास पीपी किट्स हैं, इनके पास टेस्टिंग किट्स हैं, इन्होंने सारी व्यवस्था कर ली। अगर कल को केस बढ़ गए
तो क्या ये तैयार हैं? ये तैयारियां देख के केंद्र सरकार एक एक स्टेट को खोलती जाए और डिसाइड करती जाए भाई अब ये तैयार हैं, कल को थोड़े बहुत केस बढ़ भी गए तो ये अपना डील कर लेंगे। सर, पर इतनी तैयारी के बाद रोहित, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया, 3-4 दिन पहले ही का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। सर, कुछ कंटेनमेंट जोन्स हो सकते हैं, मैंने भी रिव्यू किया था, मैं और एलजी साहब डेली रिव्यू करते हैं कंटेनमेंट जोन्स का। हमने ये पाया कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कुछ डीएम्स ने एरिया बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मान लो 3 गलियों में 4 केस आए, उन्होंने क्या किया, 2 लाख की पॉपुलेशन को कंटेनमेंट जोन बना दिया। अब 2 लाख की पॉपुलेशन को आप घर के अंदर रखना और उसके ऊपर मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल था। फिर हमने उसको छोटा कराया, कंटेनमेंट जोन को छोटा कराया ताकि उसके ऊपर सख्त निगरानी की जा सके और फिर उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन बेटर हुआ, एनफोर्समेंट बेटर हुआ। तो वो कमियां थी, उसको ठीक भी करते जा रहे थे हम लोग। आप लगातार केंद्र सरकार के उस मूव की तारीफ कर रहे हैं कि भाई 2 महीने से उन्होंने बहुत बढ़िया रोल निभाया। ये इसलिए कि भाई अब समय आ गया है कि थोड़ा पैकेज वैकेज भी दीजिए, हमारी कमाई नहीं हो रही है, कम से कम हमारी जेब में इतने पैसे तो डालिए कि हम चीजों को आगे चला सकें, या फिर ये जेन्युइन है? और दूसरा वो करना पड़ेगा। देखिए आप पहले जवाब दे लें, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं। वो करना पड़ेगा बिकॉज इस वक्त मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा, सभी राज्यों के अंदर मैं समझता हूं कि रेवेन्यू की सेम स्थिति है। मैंने 2-3 और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें उन्होंने कहा कि रेवेन्यू आना बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो केंद्र सरकार को सभी राज्यों की कुछ ना कुछ मदद तो इस टाइम करनी पड़ेगी ताकि वो इसको इस स्थिति को, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम हो गई है इसको झेल सकें। लेकिन अब बहुत लंबा केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर पाएगी फ्रैंकली। केंद्र सरकार का भी तो रेवेन्यू आना लगभग खत्म हो गया होगा ना। तो अब समय है अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का। एक चीज पूरे देश को इस टाइम माननी पड़ेगी कि अब हमें कोरोना से जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 0 हो जाएगा लॉकडाउन से, ऐसा मैं नहीं मानता कि 0 होने वाला है। पूरी दुनिया में 0 नहीं हो रहा जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी। जब दवाई आएगी तभी कुछ इसका। तो अब हमें कोरोना के साथ जीने के लिए क्या करना है? 2 चीजें करनी है। कोरोना को फैलने से रोकना है। कोरोना कैसे फैलने से रुकेगा? खूब टेस्टिंग करो, खूब टेस्टिंग करो, जो मिले कोरोना का मरीज उसे ठीक करके घर भेजो। और दूसरा, मौत पे कंट्रोल करना है। किसी भी हालत में मौत नहीं होनी चाहिए। अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया, जैसे पिछली बार डेंगू के हमारे दिल्ली में लगभग 2000 मरीज हुए थे, हमने मौत एक भी नहीं होने दी। तो अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया तो कोरोना भी एक और दूसरी बीमारी हो जाएगी कि हाँ हुआ बुखार ठीक हो गया, हुआ बुखार ठीक हो गया, अगर हमने मौत पे कंट्रोल कर लिया। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, यूके के अंदर हजारों मौतें हो रही हैं। उससे लोगों को डर लगता है। अगर मौत होनी बंद हो गई तो लोगों का डर कोरोना के बारे में खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि टीम स्पिरिट से काम होगा, लेकिन अचानक इस महामारी के बीच में भी ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली और हरियाणा में तलवारें खिंच गई? ऐसे लगता है उधर से कोई मंत्री बयान देता है गर्मा गर्म, नहीं कोई तलवार नहीं खींची मैंने। दिल्ली से बीमारी आ रही है, नहीं आने देंगे। खट्टर साहब थोड़ा ज्यादा, अपना एक ही देश है, दिल्ली भी एक ही है, हरियाणा भी एक ही है। हरियाणा वाले कोई अलग थोड़ी हैं, दिल्ली वाले कोई अलग थोड़ी हैं। हरियाणा वाले भी तो अपने ही हैं, दिल्ली वाले भी अपने ही हैं, महाराष्ट्र वाले भी अपने ही हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पूरा देश जब तक एक यूनिट की तरह नहीं सोचेगा कोरोना खत्म नहीं होने वाला। जैसे अभी 10 दिन लॉकडाउन कर लो, कल तो खोलनी पड़ेगी। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, इसके बॉर्डर, उसके बॉर्डर सब खोलने पड़ेंगे। जब खोलेंगे फिर फैल जाएगा। तो मैं जब सोचता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि हरियाणा में भी केस नहीं होने चाहिए। हरियाणा की भी तैयारी हो, राजस्थान की भी तैयारी हो, महाराष्ट्र की भी तैयारी हो। सारा देश, जब पूरे देश की तैयारी होगी कि कोरोना को कैसे लड़ना है, तब दिल्ली बचेगी। दिल्ली ऐसे नहीं बचेगी कि दिल्ली अलग होके बच जाएगी। दिल्ली वालों को हरियाणा का भी सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का भी सोचना पड़ेगा, राजस्थान का भी सोचना पड़ेगा। अपने को सबको मिलके एक देश की तरह सोचना पड़ेगा। मेरी खट्टर साहब से बात हुई थी परसों जी, बताया उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये आप हरियाणा के ऊपर, तो वो थोड़े से कह रहे थे, बोले जी सारे केसेस दिल्ली से आ रहे हैं तो आप दिल्ली में ही अपने लोगों को रख लीजिए और फलां।
तो वो थोड़े से इस बात से नेचुरली, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अपनी चिंताएं थी हरियाणा को लेकर। तो कुछ व्यवस्था हो रही है जो हरियाणा से लोग आ रहे हैं उनके रहने की यहां पर? क्योंकि कल बहुत बड़ी लंबी लाइनें थी, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं जो दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहे हैं या दिल्ली से मेदांता जैसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो फंसे हुए थे बिल्कुल बॉर्डर पर, परेशान थे कल। मैंने ये बोला है कि लिस्टें बना लो, अगर जो लोगों की जो लोग हरियाणा में रहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इमरजेंसी सर्विसेज में, एसेंशियल सर्विसेज में, लिस्टें बना लो तो उनके लिए फिर दिल्ली में ही कहीं टेम्पोररी थोड़े दिन के लिए रहने की व्यवस्था कर देंगे हम लोग। लेकिन अरविंद जी, एक तरफ हम इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के मोड में आना है, सब कुछ खुलना चाहिए वापस धीरे धीरे करके। दूसरी तरफ ट्रेनें चल रही हैं कि मजदूर जो जहां हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मजदूर चला जाएगा तो फिर इंडस्ट्री काम कैसे करेगी? ये सवाल तो हर उस राज्य के सामने होगा एग्जैक्टली जहां इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही बोला आपने रोहित जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अभी हम पहले अर्थव्यवस्था खोल दें, ये अगर पहले हमने माइग्रेंट्स को जाना अलाउ कर दिया तो सारे चले जाएंगे। उनको ये लग रहा है यार अब पता नहीं कितने दिन में खुलेगा सब कुछ, कब होगा, भविष्य को लेके बहुत बड़ी अनिश्चितता है। लेकिन अगर हम पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज खोल देते, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज खोल देते और कमर्शियल एक्टिविटीज खोल दें तो इसमें कम से कम 50% माइग्रेंट्स को हम जाने से रोक सकते हैं। फिर उनको यहीं पे दोबारा काम मिल जाएगा, यहीं पे रुक जाएंगे। पहली बार जब माइग्रेंट्स घर जा रहे थे तो काफी आरोप प्रत्यारोप भी चले, जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं था एक महामारी के दौर में। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन इल प्लान्ड था जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया? ये बेहतर तरीके से हो सकता था, अचानक से कर दिया गया? कैसे प्लान करते हैं आप? देखिए, अगर ज्यादा प्लानिंग, अगर थोड़ी बहुत और प्लानिंग होती तो हो सकता था, लेकिन समय बड़ा कीमती था उस टाइम। बड़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ने चालू हो गए थे। अगर उस टाइम लॉकडाउन एकदम से नहीं किया जाता तो समय हम खो सकते थे। थोड़ी बहुत और तैयारी, इसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं। कोई कह सकता है रेट्रोस्पेक्टिव में तो सब कुछ हम कह सकते हैं कि ये इसको बेहतर कर सकते थे, उसको बेहतर कर सकते थे, बेहतर कर भी सकते थे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था और टाइमिंग सही था। अगर वो नहीं करते, हमें ये समय नहीं मिलता। इस 1.5 महीने के समय को हमने दिल्ली के अंदर अपनी तैयारियां पूरी, आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे आज मैं दिल्ली के लोगों को ये पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि कोरोना की लड़ाई से कोरोना को डील करने के लिए आज हम तैयार हैं। कल को अगर केस बढ़ भी गए, हमारी तैयारी है उससे डील करने के लिए। अरविंद जी, मैं एक प्लाज्मा थेरेपी पे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसके बारे में बताया कि आप लोग इस पे शुरू कर रहे हैं। आपने कई अपने हॉस्पिटल्स के अंदर LNJP में और साथ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मैक्स, वहां पर भी इसके बारे में कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो शुरू हुए, उसको देके देखा गया। आप खुद आए, आपने बयान दिया कि इससे काफी रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके अगले दिन ही केंद्र सरकार का बयान आता है कि प्लाज्मा थेरेपी को सिल्वर बुलेट मत मान के चलिए, अभी बहुत लिमिटेड इसका दायरा है। केंद्र सरकार ने जो कहा वो भी सही था और जो मैंने कहा वो भी सही था। दोनों ठीक बोल रहे हैं। मैंने भी यही कहा था कि हम प्लाज्मा के ट्रायल कर रहे हैं और प्लाज्मा के ट्रायल के शुरुआती नतीजे बहुत एनकरेजिंग आए हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा कि प्लाज्मा अभी केवल ट्रायल स्टेज पे है, ये कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अभी ट्रायल चल रहे हैं, कहना मुश्किल है। तो हमारे और उनके बीच में बातों में विरोधाभास नहीं है। अभी हमारा ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का, जैसे मैंने कहा, हमें LNJP हॉस्पिटल में सीरियस मरीजों के ऊपर ट्राई करने की केंद्र सरकार से परमिशन मिली है। तो केंद्र सरकार ने यह भी कहा था भाई जिसको परमिशन मिली है वो ही करे, जिसको परमिशन नहीं मिली वो ना करे। तो हमें परमिशन मिली है, हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। तो LNJP में पहला मरीज जिसको प्लाज्मा दिया गया था वो परसों ठीक होके वो अपने घर चले गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर हम लोगों की जान बचा पाएंगे प्लाज्मा की वजह से, सीरियस मरीजों की जान बचा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर से मैं चेतावनी दे दूं, मैं केंद्र सरकार की बात से सहमत हूं। अभी ट्रायल चल रहे हैं, शुरुआती नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, प्लाज्मा में ये निकल के आया है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम डेथ बेड पे है तो उसको बचाना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि अभी उसकी हालत डिट्यूरेट होनी चालू हुई है, अभी पूरी तरह से डिट्यूरेट नहीं हुई, उस स्टेज पे अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो नतीजे ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ट्रायल है, डॉक्टर्स कर रहे हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। आज ही मैंने एक और खबर पढ़ी है कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर
काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर, यहाँ तक कि चाइना भी ये ट्रायल्स, प्लाज्मा के ट्रायल्स कर रहे हैं, और सभी राज्य देशों ने ये कहा है कि प्लाज्मा के नतीजे, ट्रायल्स के नतीजे, अभी शुरुआती नतीजे अच्छे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, केवल दिल्ली में नहीं, दूसरे देशों में भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो सेंटर से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है या कोई कसक बाकी है? नहीं, सबको, मुझे लगता है कि इस टाइम जब हम लोग प्रधानमंत्री जी जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, तो दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी जब सुनते हैं, मुझे लगता है कि सभी को सहयोग ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा कोऑर्डिनेशन इस टाइम चल रहा है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच में। हमें दिल्ली सरकार को इस टाइम किसी भी तरह की कोरोना को डील करने के लिए किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो रही है। अरविंद जी, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा अपील करना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो पूरे दिल्ली को रेड बना दिया, इसको अगर वो रीथिंकिंग कर लें, पुनर्विचार इस पे करें, और केवल कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, कंटेनमेंट जोन की परिभाषा को और ज़्यादा सख्त कर दीजिए, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के बाकी दिल्ली को खोल दीजिए। और अगर थोड़ा सा उनको वो है तो जैसे मार्केट खोलें, ऑड इवन कर दीजिए दुकानों को, कि एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन की खुलेंगी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को खुलने का टाइम आ गया है। रोहित, शायद हमें कोरोना की तैयारी से जुड़ा हुआ, केंद्र से जुड़ा हुआ, मुझसे पूछना चाहता हूं कि शायद अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन जहां पर है बीजेपी की, वहां एक लौते मुख्यमंत्री होंगे जो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। चाहे आप ममता जी को ले लीजिए, चाहे आप केरला चले जाइए, वहां पर केंद्र सरकार के लिए उद्धव ठाकरे ने भी कई बार बात कही कि हमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अरविंद जी, क्या केंद्र का कुछ इस बार चुनाव जीतने के बाद कुछ नजरिया बदल गया है आपके लिए? देखिए कि पिछले 2-2.5 महीने से जब से हम कोरोना से डील कर रहे हैं, तब से हमने जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो रैपिड टेस्टिंग किट आई, और उसमें हम लोगों ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट दे दी। हमने पीपी किट मांगी, उन्होंने पीपी किट दे दी। तो अभी तो मैं केवल उसी बेसिस पे, मैंने जैसे बताया, मैं इस टाइम बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। मेरा मकसद केवल और केवल इस टाइम अपने दिल्ली के लोगों के लिए कोरोना के इंतजामों की तैयारी करना है। अगर मुझे कहीं से भी सहयोग मिलेगा उसके लिए मैं उनके जाके पैर पकड़ लूँगा कि हमारे दिल्ली के लोगों के लिए जी पीपी किट दे दो, हमें टेस्टिंग किट दे दो, हमारे लिए अस्पताल का इंतजाम कर दो। तो किसी भी क्वार्टर से मुझे कोई भी सहयोग मिलेगा, मैं वहीं से सहयोग लेने के लिए तैयार हूं, और हमें केंद्र सरकार से पिछले 2 महीने में पूरा सहयोग मिला है। आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति तो हो गई। उसके बावजूद बीच में बड़े आरोप लगते रहे कि भाई देखिए कोरोना में भी हिंदू मुसलमान कर दिया लोगों ने, जबकि आपके मंत्रियों से, आपके पार्टी के नेताओं से लगातार हम चर्चा करते रहे उस विषय पर भी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सोर्स तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए इस बीमारी की स्टडी में यह बताना पड़ेगा कि इस बीमारी का कैरियर कौन था। वो जो पूरा एक फेज गुजरा पिछले 20-22 दिन, जिसमें जमात को लेकर बड़ी बहसें हुई, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने अलग कॉलम बनाया, इस टाइम मैं ना किसी को जिम्मेदार, या बीजेपी को? मैं इस टाइम ना किसी को जिम्मेदार, ना मैं किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहता, ना मैं किसी को। हमारे लिए हर धर्म के, हर जात के लोगों की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक दिल्ली के एक कोविड हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में जो एक पेशेंट होता है, उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। मैं खुद नज़र रखता हूँ कि इसको किसी भी तरह से मरने नहीं देना अपने को। जो भी करना पड़े, मैंने सभी हॉस्पिटल्स को बोल रखा है कि जो भी करना पड़े, किसी को भी मरने नहीं देना। अगर हमने मौत कंट्रोल कर ली, अगर डेथ्स कंट्रोल कर ली, जो अभी तक 61 डेथ्स आउट ऑफ 3700 केसेस, 1.6%, ये पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद वन ऑफ द लोएस्ट फिगर्स है। बाकी और भी कोई जगह होंगी जहाँ पे, मेरे लिए इस टाइम ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे कोई इधर उधर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। किस राज्य से सबसे ज्यादा, किस राज्य से सबसे ज्यादा सीखने को मिला आपको सबकी सेहत कोरोना को लेकर, जिस तरीके से राज्य हैंडल कर रहे हैं? हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। केवल राज्य नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम, क्योंकि नया वायरस है, ये वायरस कैसे बिहेव करता है किसी को नहीं पता। इसके ऊपर सारी रिसर्च चल रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर, यूएसए के अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग, स्पेन में क्या कर रहे हैं वो लोग, इटली में क्या कर रहे हैं वो लोग, जापान में क्या कर रहे हैं, जर्मनी क्या कर रहा है। जर्मनी में
उन्होंने डेथ्स को कंट्रोल किया, केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव केसेस हो गए, लेकिन उनका डेथ रेट बहुत कम था। केरला क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में केसेस कैसे हो रहे हैं, दूसरे राज्य, सबसे सीखने को मिलता है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबसे सीखने को मिलता है। और अपने को सबसे एक चीज लेकिन है, कोरोना ने अपने को यह सिखा दिया, 70 साल भारत को हो गए आज़ाद हुए, हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, हम लोगों ने अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, नर्सेज, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये मुझे लगता है हमारी पूरे 70 साल की एक कमी थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो 70 साल में हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे एज अ कंट्री, देश के नाते, हम पूरे देश के लोगों को, आगे सरकारों को स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। 5 साल में दिल्ली सरकार ने हेल्थ के ऊपर काफ़ी मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, खूब काम किया, आप लोगों को पता है। हेल्थ और एजुकेशन पे हमने काम किया। अब पूरे देश को बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के अंदर हमें डेवलप करना है इंडिया में। और दूसरी चीज, रिसर्च के ऊपर खूब अपने को ध्यान देना है। आज दुनिया के अंदर हम सुन रहे हैं फलाने देश के अंदर वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, फलाने देश के अंदर वो वैक्सीन बना रहे हैं, वो वैक्सीन बना रहे हैं। हमारे देश के अंदर मेडिकल रिसर्च अभी भी बहुत कमजोर है। इस रिसर्च को स्ट्रांग करना है, इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, लोगों की सेहत के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर। आज हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका कोई वैक्सीन बनाएगा और हमारा उद्धार होगा, कब स्पेन कोई वैक्सीन या फ्रांस कोई वैक्सीन या लंदन कोई वैक्सीन या जापान, चाइना कोई वैक्सीन बनाएगा हमारा। हम क्यों नहीं वैक्सीन बना सकते? हम भी वैक्सीन बना सकते हैं, हमें भी वैक्सीन बनाने की अब तैयारी शुरू करनी है। लेकिन हमारे यहाँ तो दिक्कत यह है ना कि एक चीज शुरू होती है तो दूसरी तरफ से उसमें टांग खिंचाई भी शुरू हो जाती है, और इस लड़ाई में भी आपने देखा है वो सारी चलती रहती है। राज्यों में ऐसे भी हैं जिन पे आरोप लग रहा है कि ये डेटा ही नहीं दे रहे। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर का ट्वीट अगर आप देखें तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कवर अप ऑफ कोविड पेशेंट्स ये चल रहा है बंगाल में। तो जब इस तरीके से होगा तो एक देश के तौर पे कैसे लड़ेंगे आप इस बीमारी से? खैर, मैं किसी भी व्यक्ति उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपनी दिल्ली की बात करना चाहता हूं। और दिल्ली के अंदर हम पूरी तरह से अब आगे कोरोना से डील करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। ये आपके चैनल के माध्यम से आज अपने दिल्ली के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये जब आप कहते हैं कि हम तैयार कुछ हो, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला क्या करता है, आने वाले क्या दिन होंगे वो देखते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं अरविंद जी, इसका मतलब नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हेल्थ स्टाफ, नंबर ऑफ प्रिपरेशंस आपने जो की हैं उसके हिसाब से है, या फिर ये चीज भी आप ध्यान में रखते हैं जो बातें आपने 3-4 बार दोहराई हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और इसको ध्यान में रखते हुए अब हम दरवाजे खोलेंगे, 4 मई के बाद लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा देंगे? बिल्कुल। तो जब मैं ये कह रहा हूं हमने पूरे तैयारी की है, जैसे कि 4000 केसेस हो गए, 4000 केसेस में किस किस हॉस्पिटल को टेक ओवर करना है, 10,000 केस जब हो जाएंगे तो हमें इस हॉस्पिटल को टेक ओवर करना है, 15,000 केसेस हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, वो पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्लानिंग है। इस होटल को टेक ओवर करेंगे, इस धर्मशाला को टेक ओवर करेंगे, ये सारी कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने आईसीयूज की जरूरत पड़ेगी, कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारी बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हमारी है। लगभग 30 से 40 हज़ार केसेस अगर एक साथ हो जाते हैं, एक्टिव केसेस नहीं कह रहे, एक्टिव 30,000 40,000 केसेस अगर हो जाते हैं, हम तैयार हैं। सर, ये केंद्र सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको अपने जो एम्प्लॉइज हैं उसके लिए कंपलसरी कर दिया है। क्या दिल्ली सरकार भी अब 4 तारीख से अपने ऑफिसेस में नंबर ऑफ जो उनके जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी आ रहे हैं, उसकी संख्या को बढ़ाएगी? किस तरीके का प्लान है? कुछ थोड़ा लोग और उत्सुक है जानने के लिए कि उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी दिल्ली में 4 तारीख के बाद से, और क्या आपको लगता है कि 17 के बाद लॉकडाउन बिल्कुल खुल जाना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि 14 अप्रैल को जब मैं बैठा था अपने सभी टीम के साथ, ऑफिसर्स के साथ और मंत्रियों के साथ, उस वक्त हमें लग रहा था हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। 14 अप्रैल को जब निर्णय लिया था केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 का, तो उन्होंने कहा था कि ये एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। हमने दिल्ली में वो अलाउ नहीं की थी। हमने कहा था दिल्ली में पूरा लॉकडाउन जारी रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन जारी रहेगा। आज जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो आज हम तैयार हैं।
तो दिल्ली को पूरे को रेड जोन बना दिया। रेड जोन में केंद्र सरकार ने कुछ एक्टिविटीज अलाउ की हैं, उसकी लंबी लिस्ट है, अभी मेरे लिए पढ़ना संभव नहीं होगा, मेरे सामने भी नहीं है। जो जो एक्टिविटीज केंद्र सरकार ने रेड जोन में अलाउ की हैं वो सारी एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी 4 तारीख से। सब कुछ अलाउ किया जाएगा जो जो परमिसिबल है केंद्र सरकार के उसमें। और 17 के बाद आपको लगता है लॉकडाउन को दोबारा बढ़ाने की स्थिति है, या आप चाहेंगे कि दिल्ली अब 17 तारीख के बाद से कम निकले बाहर? 17 के पहले ही निवेदन कर रहा हूं केंद्र सरकार से कि पूरी दिल्ली को करने की बजाय अगर केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड डिक्लेयर करके बाकी दिल्ली को लिमिटेड खोल दो। चलो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउ कर दो, मार्केट्स खोल दो, मार्केट्स में ऑड इवन कर दो शॉप्स को कि ऑड इवन बेसिस पे खुलेंगी, मार्केट्स खोल दो, थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दो, ये अगर खुल जाएगा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ कर दो, लेकिन तो लोगों को नौकरियां मिलनी चालू हो जाएंगी, लोगों की जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। आपने आजादपुर मंडी खोली सर, उसका नतीजा देखा आपने, आप खुद ही परेशान हैं अब उस चीज को लेके, और आपका पड़ोसी राज्य भी अब ये कहने लगा कि साहब आपने आजादपुर खोला तो देखो हमारे यहाँ भी 28 केस एक दिन में आके खड़े हो गए। तो मैंने यही कहा ना रोहित जी, हमें कोरोना से जीने की आदत। तो मंडी खोली, मंडी में मेरे ख्याल से 7 या 8 केसेस आए हैं, वो ठीक होके घर जाएंगे ना। अब तो अपने को कोरोना से जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोरोना एक भी केस ना बचे अब दिल्ली के अंदर। कोरोना किसी भी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि कोरोना का एक भी केस ना बचे। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। कोरोना रहेगा, कुछ कोरोना को फैलने से रोकना है, मैंने बताया उसके खूब टेस्टिंग करेंगे। आजादपुर मंडी में भी खूब टेस्टिंग कराई है हम लोगों ने। कोरोना रहेगा, टेस्टिंग कराएंगे, टेस्टिंग करा के उसको रोकेंगे, और अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको ठीक करके घर भेजेंगे। आपको लगता है ये थोड़ा कड़वा सच है, और शायद कड़वा है इसलिए तीसरी बार के लॉकडाउन का ऐलान करने प्रधानमंत्री सामने नहीं आए? एक कागज आ गया, उसमें लिखा था कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया। इस पे मैं क्या, वो तो उनका अपना निर्णय है, उन्होंने क्या निर्णय लिया इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन केंद्र ने उस साफगोई से जिससे आप कह रहे हैं ये बात कि अब इसके साथ जीने की आदत डाल लीजिए, अब आपको केवल ढूंढते चलना होगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और उसकी जान ना जाए, ये चीज उस साफगोई से अभी तक देश के सामने नहीं रखी है जैसे आप रख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी एक हेजिटेशन है सभी सरकारों के अंदर। जैसे जब बात करते हैं ना आपस में, कहते हैं आपके तो इतने केस हो गए, हमारे तो इतने केस हो गए, ये कंपटीशन सा तो केस हो गए, केसेस को की संख्या को भी रोकना है, कम करना है, सारे एफर्ट्स करने हैं। लेकिन केस हो गए तो डरना भी नहीं है, उनको ठीक करके घर भेजना है। ये आदत पूरे देश के अंदर अब अपने को डालनी पड़ेगी। कुछ राज्यों में मैं देख रहा था कि डेथ रेट थोड़ा ज्यादा है, उसको स्टडी करके, डीपली स्टडी करके देखना पड़ेगा कि डेथ क्यों हो रही हैं, उन डेथ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार अगर एक एक राज्य सरकार के साथ बैठ के डिटेल में पूछे, उनसे, मेरे से पूछे कि आप बताइए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है, ये तैयारी है, ये तैयारी है, उसको खोलता जाए। हमारी सारी तैयारी है आज, और अगर हमारी सारी तैयारी है तो खोल दीजिए, दिल्ली को खोल दीजिए। जिसकी तैयारी नहीं है उसमें केंद्र सरकार मदद करे कि भाई आपकी ये कमी है, इसको ऐसे से ठीक करो। अरविंद जी, दिल्ली के अंदर एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो लोग इस समय हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम में लगे हुए हैं, कोरोना की लड़ाई में सबसे अग्रणी हैं, उनके काफी सारे केसेस आए हैं। दिल्ली में काफी सारे डॉक्टर्स को देखा गया, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से हो, चाहे वो अस्पतालों से हो। उसको लेकर क्या सरकार चिंतित है, और उसके लिए क्या कुछ विशेष आप कर रहे हैं? इसको लेके मैं डेफिनेटली चिंतित हूं, क्योंकि ये वो अगर डॉक्टर हमारे पीड़ित हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर लोगों को कौन संभालेगा, फिर डेथ्स को कौन रोकेगा, लोगों का इलाज कौन करेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड सेंटर्स हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने पूरे 100% लोगों को पीपी किट्स मुहैया कराए हुए हैं। लेकिन जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अब हम फ्लू क्लिनिक छोटे छोटे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट आ गया, वो नॉन कोविड हॉस्पिटल में आया तो वो किसी और प्रॉब्लम से था, उसको कोविड निकल गया और वो 4 डॉक्टरों को और संक्रमित कर गया। तो अब वहाँ भी हम फ्लू क्लिनिक्स खोलने की सोच रहे हैं हर हॉस्पिटल में, नॉन कोविड हॉस्पिटल में, और वहाँ पीपी किट दे देंगे ताकि हमारे डॉक्टर्स सेफ रह सकें।
दूसरा, आज मैं ये भी देख रहा था सीआरपीएफ के कई सारे जवान एक साथ जी। 64 पॉजिटिव हो गए। जवान एक साथ वो निकल के आए हैं। पुलिस वाले कई सारे हो रहे हैं, उनको लेके भी मैं काफ़ी चिंतित हूँ, बिकॉज ये लोग भी फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक कई बार नोटिस दिए कि आप अपनी कोरोना रिपोर्ट सामने रखिए कम से कम, लेकिन उधर से जो भी आया वो एक आध दो बार ऑडियो मैसेज ही था और कुछ नहीं आया। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने इस मामले को सामने रखा और कहा कि हम इस पर एफआईआर कराना चाहते हैं। मुझे क्रिमिनल केस है, पुलिस डील कर रही है, तो केस की बारीकियों के बारे में और केस की डिटेल्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वो आपको पुलिस से, दिल्ली पुलिस से या केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। देश में जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस वाले हों, पंजाब में ऐसे केस आए और भी कई जगह से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, काफी जगह से केस आए जहां पर उनके ऊपर हमले हुए, लोगों ने पत्थरबाजी करी, चाहे डॉक्टर्स हों, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूंगा, क्या हो गया अपने को? हमारे अंदर आत्मा नहीं बची है क्या? जो लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डॉक्टर, जो नर्सें आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कल खुदा ना करे आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो यही डॉक्टर काम आएगा, यही नर्स काम आएगी, जिसके ऊपर आज आप इस तरह से हमले कर रहे हो। थोड़ा सा सोचो, अगर इस तरह से हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेज इनके ऊपर हमले करने लग गए तो फिर आपको कौन बचाएगा? हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी जान दांव पे लगा के ये लोग आपके लिए सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल आज तक पर आने के लिए, थैंक यू। ई एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए और देश के सामने और दिल्ली वालों के सामने अपनी बात रखने के लिए और ये बताने के लिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार का क्या प्लान होगा और पीछे जो लड़ाई दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ी है उसमें कितनी कामयाबी पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।